हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर आपके साथ ज्वाइन कर रहा हूँ। मेरा नाम है दीपेंद्र बावा और मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इंडो यूरोपियन को। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट कंट्री के ऊपर जिसका नाम है स्वीडन। स्वीडन के अंदर जो डिस्कशन होगा वो बहुत ही डिटेल में होगा, पर काफ़ी लंबा वीडियो नहीं होने वाला। मुश्किल से 7 से 10 मिनट का वीडियो होगा जिसमें मैं आपको सारी बातें बताऊंगा स्वीडन के अंदर, और आप डिसाइड कर सकते हैं कि स्वीडन आपके लिए एक हायर एजुकेशन डेस्टिनेशन अच्छी क्यों होने वाली है। तो शुरू करते हैं, और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। स्वीडन बेसिकली एक कंट्री है जो कि हम हमेशा सुनते हैं कि टेक्नोलॉजी के ऊपर सबसे आगे एडवांस मानी जाती है। अगर आप क्लास 12 स्टूडेंट हैं तो आप बैचलर पढ़ने जा सकते हैं, और स्वीडन के अंदर 13 ईयर्स की एजुकेशन नहीं चाहिए होती है। 12th क्लास के स्टूडेंट को बैचलर पढ़ना अलाउड है। अब आते हैं मास्टर्स की बात। मास्टर्स में आपको 3 साल की एजुकेशन जो है, अगर आपकी 3 साल की बैचलर इंडिया से है तो आपको एडमिशन डायरेक्टली मास्टर्स में नहीं मिलता है। आपको बेसिकली 4 साल की डिग्री दिखानी होती है, या फिर 3 साल की बैचलर हो एंड 2 साल की मास्टर्स हो। अगर आपके पास 3 साल की बैचलर है लेकिन वो ऑनर्स डिग्री है तो भी वो एक्सेप्टेड है। लेकिन प्लेन बैचलर बीकॉम 3 ईयर्स की हो गई, बीबीए 3 ईयर्स की हो गई, इन डिग्रियों पे आप मास्टर्स पढ़ने स्वीडन में नहीं जा सकते, क्योंकि आपकी एडमिशन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है। और इसको आप स्टडी इन स्वीडन की जो वेबसाइट है, जो कि मैंने लिंक पे दे रखी है, इसमें आप बेसिकली जाके चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि अगर मेरे पास 3 साल की एजुकेशन है तो मैं एग्जैक्टली क्या करूं, मुझे कैसे स्वीडन प्लान करना चाहिए। तो उसमें आपको करना क्या पड़ेगा, आपको एक तरह का एक ब्रिजिंग कोर्स लेना पड़ेगा। अब ये ब्रिजिंग कोर्स जो है ये हर यूनिवर्सिटी नहीं देती है। कुछ यूनिवर्सिटी में ब्रिजिंग कोर्स अवेलेबल है। इसमें आपको 2 सेमेस्टर्स पढ़ने पड़ते हैं, जिससे आप बेसिकली ब्रिजिंग कोर्स करके आप अपनी मास्टर्स यूनिवर्सिटी में कर सकते हो। तो उन्हीं 1-2 यूनिवर्सिटी में हम आपको ये ऑप्शन दे पाएंगे। जब आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करोगे आपको हम डिटेल में गाइड करेंगे वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो कौन से प्रोग्राम्स हैं। पर हाँ, 3 ईयर्स की एजुकेशन के बाद 1 साल की काइंड ऑफ ब्रिजिंग कोर्स करके आप मास्टर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अब बात करते हैं बेसिकली, अगर हम पढ़ने जा रहे हैं स्वीडन, तो स्वीडन में जो एजुकेशन है उसकी रिकग्निशन क्या है। स्वीडन की एक एजुकेशन यूरोपियन यूनियन में है, तो ऑब्वियसली बात है उनकी रिकग्निशन बिल्कुल ईयू में होगी और ईयू से बाहर भी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अगर मैं ट्यूशन फी की बात करता हूँ, तो स्वीडन इकलौता ऐसा कंट्री है अभी इस पूरे सेगमेंट में, अगर मैं इस पूरे रीजन में बात करूँ तो, जो ट्यूशन फी पर सेमेस्टर ले रहा है। ठीक है जी, तो आपको सिर्फ एक सेमेस्टर की ट्यूशन फी पे करनी है, जो कि अप्रोक्सीमेटली होती है 5 लाख to 7 लाख रुपीज पर सेमेस्टर। आप 5 से 7 लाख की ट्यूशन फी पे करके स्वीडन में अपनी एडमिशन एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। स्वीडन की यूनिवर्सिटीज की जो एप्लीकेशन फी होती है वो कॉमन होती है। तो अगर आप बैचलर्स में जा रहे हो या मास्टर्स में जा रहे हो, दोनों ही केस में आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन पे करनी है, और एक एप्लीकेशन से आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज अप्लाई कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है, ये एप्लीकेशन डेडलाइन कब होगी। यह है 15 जनवरी 12 बजे। तो 15 जनवरी 12 बजे जो है वो 2026 सितंबर की एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। आपके पास एप्लीकेशन करने का टाइम क्या है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 3 महीने में आप अपनी पूरी पेपर वर्क तैयार कर लीजिए, क्योंकि 2 फरवरी को आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की लास्ट डेडलाइन होती है देने के लिए। तो 15 को हम अप्लाई करते हैं, 15 डेडलाइन होती है, अप्लाई हम पहले कर देते हैं, और 2 फरवरी को हमारे को हर वो डॉक्यूमेंट लोड करना होता है जिससे आपका एडमिशन होगा। तो ये जो डेडलाइन से आप ना भूलें, क्योंकि इसके वजह से आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा या नहीं मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन के बारे में, और अब इसके बाद शुरू होता है सेकेंड राउंड। अब फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है वो आता है अप्रैल के अंदर, और जब अप्रैल में रिजल्ट आता है और जो सीटें बच जाती हैं उन सीटों पे सेकेंड राउंड ऑफ एप्लीकेशन शुरू होता है। लेकिन ये बहुत ही कम एप्लीकेशन होती हैं, बहुत ही कम नंबर्स मिलते हैं। मोस्टली बच्चे जो सेकेंड राउंड में अप्लाई करते हैं फिर उनको जुलाई तक वेट करना पड़ता है, क्योंकि उनका रिजल्ट आता है जून जुलाई में। अब इसमें क्या हुआ, इसमें आपका जब एडमिशन लेटर ही जून में आ रहा है तो आपके पास जो रेजिडेंट परमिट करने का टाइम है वो बहुत कम बच जाता है। इसकी वजह से बच्चों के वीजे जो है वो डिले हो जाते हैं, वो टाइम पे पहुंच नहीं पाते हैं, और हमें वो फाइल विड्रॉ करनी पड़ती हैं। तो मैं एक स्ट्रांगली आपको सजेशन दूंगा, अगर आपने स्वीडन जाना ही है तो आप 15 जनवरी से पहले अप्लाई करो। नहीं तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप स्वीडन अप्लाई भी करो, क्योंकि मैंने जो देखा है, मैं हर साल 2 4 5 बच्चों को देखता हूँ कि जो बहुत ही डिससेटिस्फाइड होते हैं हमारे साथ कि भाई आपने मुझे कहा था पहुंचा दोगे, आप मेरी आपके टाइम पे कर दोगे, लेकिन क्योंकि उनका सेकेंड राउंड में एडमिशन लेट आया, उनका वीज़ा लेट अप्लाई हुआ, उनका वीज़ा लेट आया या नहीं भी आया, तो इसलिए आपको करना है तो आप 15 जनवरी में अप्लाई कीजिए, नहीं तो आप अप्लाई मत कीजिए।
एक और चीज इंपॉर्टेंट, अगर आप करंट ईयर के पास आउट हैं, मतलब कि अगर आप 2026 के पास आउट हैं, तो आप स्वीडन को अवॉइड करें, क्योंकि स्वीडन के अंदर एप्लीकेशन जो हैं वो 15 जनवरी तक आपके सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो अप्लाई हो जाने चाहिए, 2 फरवरी तक अपलोड हो जाने चाहिए। अब जो बच्चे क्लास 12 रिजल्ट दे रहे हैं वो तो उनके पास तो मार्कशीट है ही नहीं, तो उनके लिए स्वीडन नहीं है। अगर आप मास्टर्स अपनी करने जाना चाहते हो और बैचलर्स जो आप कर रहे हो वो आप खत्म करोगे 2026 में, तो भी आपके लिए स्वीडन नहीं है, आपको अगले साल 2027 में ही अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि स्वीडन के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ऑन टाइम चाहिए है। सेकेंड राउंड की डॉक्यूमेंटेशन आपको मैक्सिमम अप्रैल में देनी पड़ती है, अप्रैल मई में, और जो फर्स्ट राउंड की है वो तो फरवरी तक खत्म करनी पड़ती है। तो मैं उन स्टूडेंट को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा जो उसकी करंट ईयर पास आउट स्टूडेंट्स हैं, दे शुड नॉट इवन अप्लाई फॉर दी स्वीडन, बिकॉज आपके एडमिशन में कॉम्प्लिकेशन आनी है, एडमिशन प्रोसेस होगा ही नहीं। स्वीडन के अंदर जो ये डेडलाइंस हैं ये गवर्नमेंट ने डिसाइड करी है, सेंट्रल नेशनल सिस्टम होता है, तो हर यूनिवर्सिटी इसको फॉलो करती है, ये मैंडेटरी है। तो स्टूडेंट्स अगर आप स्वीडन जाना चाहते हो तो ये था आपके लिए एडमिशन का क्लियर और शॉर्ट प्रोसेस। अब हम बात करते हैं कि अगर मुझे स्वीडन जाना है तो स्वीडन जाके मुझे बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं। बेनिफिट्स ये होंगे मुझे कि मेरे को एक तो मैं अपनी स्पाउस को लेकर जा सकता हूँ, एक मेरे को इनोवेशन कंट्री मिल रही है। स्वीडन के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है आईटी वर्कर्स की और आपके आईसीटी वर्कर्स की, और ऑल्सो लॉजिस्टिक्स एंड मार्केटिंग को भी काफ़ी देखा गया है कि उनको भी काफ़ी एडवांस जॉब मिल रही हैं। स्वीडन के अंदर आप बेसिकली जब अप्लाई करते हो तो आपको दिखाने पड़ते हैं अप्रॉक्सीमेटली 9 लाख रुपीज़ पर एप्लीकेंट। तो अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको दिखाने पड़ेंगे 9 लाख, अगर आप स्पाउस हो तो आप उनके थोड़े पैसे कम कर लीजिए, अप्रॉक्सीमेटली 7-8 लाख, अगर आप चाइल्ड हो तो 5 to 6 लाख दिखाने पड़ते हैं। तो ये जो अमाउंट है ये दिखाने के लिए आपको बैंक में पैसा दिखाना पड़ता है, और वो पैसे का जो सोर्स है उस सोर्स को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज आप ये प्रूव कर सकते हो कि आपके पास बैंक में पैसे हैं। अब काफी लोग मुझसे पूछते हैं सर गैप चल जाएगा। स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, इन कंट्रियों के अंदर एजुकेशन को बोलते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग। सो आपका कोई एज का फैक्टर नहीं होता है। तो अगर आप 30 ईयर्स के स्टूडेंट हो और आप बैचलर करना चाहते हो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 52 ईयर्स के स्टूडेंट हो और आपको मास्टर्स करनी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। सो बेसिकली एज को लेके कोई चारा नहीं होगा। अब हम बात करते हैं आइल्स को लेके। आइल्स में 6.5 मैंडेटरी है, आपको 6.5 बैंड होना जरूरी है। अगर आपका 6.5 बैंड नहीं है तो आपको स्वीडन में एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो 6.5 ही मांग रही हैं हर अपने कोर्सेज में, बैचलर्स मास्टर्स के अंदर। किन बच्चों के बैंड 6 होते हैं उनको हम बोलते हैं कि आप फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश का कर लीजिए, जो कि शुरू होगा जनवरी इनटेक में, और उसकी डेडलाइन जो है वो लगभग पास कर ही चुकी है, लेकिन सीट कुछ अवेलेबल है। तो 6 बैंड के स्टूडेंट इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स को लेके अप्लाई कर सकते हैं, और फिर वो अपना एडमिशन जो है जो कि सितंबर का होगा वो भी पैरेलल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन सितंबर इनटेक के लिए मेन प्रोग्राम के लिए हम लॉन्च कर देंगे 15 जनवरी से पहले, और इंग्लिश का जो मैं शॉर्ट टर्म प्रोग्राम बोल रहा हूँ वो हमारे पास अभी अवेलेबल है फॉर जनवरी 2026 इनटेक के लिए। इस इंफॉर्मेशन के साथ एक और इन्फॉर्मेशन जोड़ देता हूं मैं कि आप स्वीडन के अंदर पोस्ट स्टडी वर्क वीजा भी एंजॉय कर सकते हो वहां जॉब ढूंढने के लिए। आपको फुल टाइम काम करना अलाउड है ड्यूरिंग स्टडीज, आपके स्पाउस को भी फुल टाइम काम करना अलाउड है ड्यूरिंग स्टडीज। आपकी जो एवरेज सैलरी आती है वो 1.5 से 2 लाख रुपए बनती है स्वीडन के अंदर। आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री रहेगी, आपके लिए बेसिकली पूरा मेडिकल फ्री रहेगा, लेकिन बशर्त यह है कि आपने एजुकेशन ली हो 13 मंथ से ऊपर की। 1 साल की मास्टर डिग्री प्रोग्राम के अंदर आपको पर्सनल नंबर नहीं मिलता है, और 1 साल के ऊपर की एजुकेशन चाहे 3 साल की बैचलर हो या 2 साल की मास्टर्स हो आपको पर्सनल नंबर मिलता है, और पर्सनल नंबर ना मिलने से थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। तो अगर आप मैच्योर स्टूडेंट हो, फैमिली को लेकर जाना चाहते हो, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप 1 साल का मास्टर डिग्री प्रोग्राम लेके जाएं। आपको लेके जाना है 2 साल की मास्टर्स या फिर 3 साल की बैचलर्स। तो ये आपने ध्यान रखना है कि अगर आप सिर्फ सिंगल स्टूडेंट हो और आप चाहते हो कि मुझे इन एंड आउट करना है, मुझे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, मुझे वक्त पे आना है, तो आप 1 साल की मास्टर्स ले सकते हो। सो स्टूडेंट्स, ये था इन्फॉर्मेशन स्वीडन के साथ। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो और आपको लगता है कि मैं ऐसे और वीडियो बनाऊं और किसी कंट्री बनाऊं, तो कमेंट करके मुझे पूछिए, मुझे बताइए कि आपको कौन सी कंट्री पे वीडियो चाहिए। मैं उस कंट्री को एक्सप्लोर करूंगा, और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच।
press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.